गरीबों का शोषण करते हैं और तुम्हारी बात से पूरा कॉलेज बदनाम होता है। शांत हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप इस जिले की नई एसपी है। मैं आपको आम औरत समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। अब तुम्हें सब पता चल गया, तुम्हारी नौकरी गई समझो। मैडम कृपया मुझे बर्खास्त ना करें। तभी तो मैं आम औरत बनकर आई थी। अगर मैं वर्दी पहन कर आती तो तुम मुझे सैल्यूट मारते, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि तुम आज जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता इंस्पेक्टर बलदेव। एसपी आयुषी वर्मा, हेडक्वार्टर ने एक बेहद अहम फैसले के तहत आपका ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से रामपुर जिले में कर दिया है। वहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हमें लगातार खुफिया रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वहां पुलिस अपना काम करने के बजाय गुंडों की गुलाम बन चुकी है। पूरी पुलिस फोर्स वहां के माफियाओं की जेब में है। आम जनता खौफ में जी रही है। और सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि वहां के मौजूदा एसपी खुद इस पूरे खूनी खेल के सबसे बड़े मोहरे बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे पास इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बिना सबूत हम किसी पर सीधा हाथ नहीं डाल सकते। हमें वहां एक ऐसे जांबाज अफसर की जरूरत है जो सिर्फ हालात को कंट्रोल ना करे बल्कि उन खाकी वर्दी वाले भेड़ियों के जबड़े से सबूत खींच कर लाए। मैं पूरी तरह तैयार हूं सर। और हमें पूरा यकीन है कि इस गंदगी को साफ करने की हिम्मत सिर्फ आप में है। आपके पास सिर्फ 48 घंटे का समय है। समझ गई सर। 2 दिन बाद आपको हर हाल में जौनपुर का चार्ज संभालना है। सर, जब दीमक पूरे सिस्टम को चाट जाए तो वहां इलाज से काम नहीं चलता, वहां जड़ से सफाई करनी पड़ती है। मुझे पता है जहां कानून अपनी आंखें मूंद लेता है वहां गुंडों का बेखौफ होना तय है। लेकिन सुन लीजिए सर, जब तक मेरे कंधों पर ये सितारे और जिस्म पर ये वर्दी है, किसी गुंडे या भ्रष्ट अफसर की इतनी औकात नहीं कि वो कानून से ऊपर अपना सिर उठा सके। मैं रामपुर सिर्फ एक नया पद संभालने नहीं जा रही सर, बल्कि उस सिस्टम की नसों में भरा सारा जहर बाहर निकालने जा रही हूं। और अगर किसी ने खाकी की आड़ में अपने काले गुनाह छुपा रखे हैं तो यकीन मानिए सर, वो वर्दी उसका कफन बनेगी और उसे सीधा सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। मुझे बस कुछ वक्त दीजिए सर, मैं पूरे जौनपुर का नक्शा और वहां के क्राइम का भूगोल दोनों बदल कर रख दूंगी। जौनपुर से क्राइम का हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगी। शाबाश, डिपार्टमेंट को आपसे यही उम्मीद थी। गो अहेड एसपी आयुषी वर्मा। माँ, अपनी पैकिंग शुरू कर दो, हमें जल्दी जौनपुर के लिए निकलना होगा। अरे आयुषी बेटा, इतनी जल्दी क्या फिर से ट्रांसफर हो गया तेरा? हाँ माँ, जल्दी है। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ। हाँ माँ, ड्यूटी बुला रही है। 2 दिन बाद ही ज्वाइनिंग है। मैंने पैकर्स एंड मूवर्स को कॉल कर दिया है, वो लोग अभी आकर गाड़ी में सारा सामान लोड कर देंगे। जल्दी जल्दी कम करो भाई, मैडम को निकलना है। हाँ भाई, कर रहा हूं। एक और ले लो, टाइम कम है। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सफर के लिए तैयार हो? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये बता, हमें रामपुर पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा नहीं माँ, लगभग 2 घंटे का ही रास्ता है। ये गाड़ी तेरी तरफ बढ़ रही है। क्या? मेरी तरफ? संभाल के चलो। अरे रिलैक्स, मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ पता है, चलो अच्छा लग रहा है। हाँ चलते हैं। माँ, आप 2 मिनट यहीं गाड़ी में बैठिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। ठीक है बेटा, मैं यहीं बैठी हूँ, तुम जल्दी आना। अच्छा बेटा, मेरी एक बात सुनेगी? अब तेरी शादी की उम्र हो चुकी है। रोज रोज के ये ट्रांसफर, अब कोई अच्छा सा समझदार लड़का देखकर तुझे अपना घर बसा लेना चाहिए। माँ सच बताना, जब तक आप दिन में एक बार मुझे शादी के लिए ताना नहीं मार लेती तब तक आपका खाना हजम नहीं होता ना। अरे मेरी प्यारी माँ, कर लूंगी शादी भी, आप फालतू में इतनी टेंशन मत लिया करो।
भैया जरा आराम से सामान उतारना, ध्यान रहे कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। माँ देखो हमारा नया घर कैसा लगा आपको, अच्छा है ना? हाँ बेटा, घर तो बहुत हवादार और अच्छा है, मुझे पसंद आया। चलो अब आप अंदर जाकर थोड़ा आराम करो, मैं जरा कपड़े चेंज करके बस थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बेटा जाओ। हाँ बस आती हूँ। माँ मैं जरा पास वाले बाजार तक जा रही हूँ आपके लिए कुछ ताजे फ्रूट्स लेने। आप आराम करो और अंदर से घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। भैया सुनिए, यहाँ आसपास ताजे फलों की कोई मंडी या बाजार है क्या? हाँ जी मैडम, बस इसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर ही मेन मंडी लगती है। धन्यवाद भैया। आओ भाई, ताजे और मीठे फल ले लो, केले ले लो, सेब ले लो। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हियर, कम दिस वे, ओनली 20 रुपीस किलो। ए भाई, ये लड़की देखी तूने, क्या कड़क लग रही है, इसे तो पहले कभी इस मंडी में नहीं देखा। हाँ यार, शक्ल से तो नई नवेली लग रही है इस इलाके में। ताजा सेब लो, 1 किलो 15 रुपए। बहन जी इधर देखो, संतरे बिल्कुल ताजा हैं, केला पपीता सब ताजा माल। आइए मैडम जी, एकदम ताजे सेब हैं, ले लीजिए। ये सेब क्या भाव दिए हैं भैया? वैसे तो 150 रुपए किलो है मैडम, लेकिन आपकी बोहनी है तो आपके लिए सिर्फ 120 रुपए लगा दूंगा। भैया मैं आपकी कोई दूर की रिश्तेदार हूँ क्या जो मेरे लिए 120 रुपए लगा दोगे? पीछे वाला ठेले वाला तो यही सेब 100 रुपए किलो में दे रहा है, और वैसे भी आपके सेबों में कोई खास चमक भी नहीं है, मैं वहीं से ले लेती हूँ। बहन ये सेब क्या भाव दिए हैं? दीदी एकदम ताजे हैं, सिर्फ 100 रुपए किलो। बताइए आपको कितना तौल दूं? रास्ता क्लियरेंस दो, पुलिस आ रही है। हटो रास्ते से। अरे वो बुड्ढे, तेरे कान बज रहे क्या? कल तुझे साफ साफ इस रास्ते पर ठेला लगाने के लिए मना किया था ना। एक बार में बात तेरे भेजे में नहीं घुसती क्या? कान खोलकर सुन ले, अगर अगली बार तू यहां रास्ते में रेंगता हुआ भी दिखाई दिया ना, तो तुझे और तेरी सड़ी हुई टोकरी को उठाकर सीधा मंडी के बाहर गटर में फेंक दूंगा, समझा? मेरे वापस आने से पहले यह पूरा एरिया खाली हो जाना चाहिए, समझा? अरे रुको। क्या हुआ साहब? बस एक फल ले लूंगा। और बता, क्या हाल है तेरे? नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, आज क्या चाहिए आपको? जो चाहिए आप ले लीजिए। ऐसा कर, 2 किलो बढ़िया वाले सेब निकाल, और हाँ वो 2 किलो ताजे आम भी रख देना, जरा जल्दी कर, जल्दी कर। साहब ये सेब ले लीजिए। अच्छा शुक्रिया। हाँ ले लो ना। ठीक है, चलता हूँ। धीरे चलाना। ठीक है, हाँ आगे चलो। हाँ चलो। बहन आपने उस इंस्पेक्टर से फलों के पैसे क्यों नहीं मांगे? वो तो ऐसे ही दबंगई से बिना पैसे दिए चला गया और आपने कुछ बोला भी नहीं। दीदी आपको अपने दिल का दर्द क्या बताऊं, ये तो इस जालिम का रोज का ही काम है। हर दिन यहाँ आता है और ऐसे ही डरा धमका कर फ्री में फल ले जाता है। अगर कभी भूल से भी पैसे मांग लूं तो वर्दी की धौंस दिखाता है, कहता है ठेला उठाकर मंडी से बाहर फेंक दूंगा। आप ही बताइए दीदी, अगर ये ठेला चला गया तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगी? मेरा शराबी पति दिहाड़ी मजदूरी तो करता है, लेकिन जो भी चंद रुपए कमाता है रात को दारू पीकर उड़ा देता है, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। इस पूरे घर का बोझ मेरे अकेले के कमजोर कंधों पर है। मेरा एक 2 साल का छोटा सा बच्चा है, उसे रोता बिलखता उसकी बूढ़ी अम्मा के पास छोड़कर आती हूँ, और दिन भर इस तेज धूप में ठेले पर फल बेचकर किसी तरह अपना घर चलाती हूँ। इसीलिए दीदी मजबूरी में उस इंस्पेक्टर के जुल्म सहती हूँ। कलयुग नहीं, ये इनकी बर्बादी का वक्त है। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई आम लड़की नहीं, मैं यहाँ की नई एसपी अवनी शेखावत हूँ, और अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इस जालिम इंस्पेक्टर की ये गुंडागर्दी अब इस इलाके में और नहीं चलेगी। मुझे बस इतना बताओ, ये इंस्पेक्टर यहाँ किस टाइम आता है? दीदी
वो इंस्पेक्टर रोज दोपहर को लगभग 2 बजे के करीब अपना रौब झाड़ने आता है। ठीक है, कल इस ठेले में तुम नहीं, मैं खड़ी रहूंगी। मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी कि वो मुझे पैसे दिए बिना यहाँ से एक तिनका भी कैसे लेकर जाता है। अगर उसने फिर से अपनी वही हरकत दोहराई तो मैं उसके खिलाफ ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई करूंगी कि इसका वो हाल करूंगी जो इसकी आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। तुम अब बिल्कुल परेशान मत हो। मुझे 2 किलो सेब दे दो। दीदी, ये लीजिए आपके सेब। धन्यवाद। मुझे अभी अपनी असली पहचान छिपानी ही होगी। इस सिस्टम में भरी गंदगी को साफ करने के लिए मुझे इस गंदगी के बिल्कुल अंदर तक जाना होगा। उफ, कितनी तेज और झुलसा देने वाली धूप है। बस थोड़ी ही देर में गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है। ये गरीब लोग इतनी आग उगलती धूप में पूरे दिन ठेले पर कैसे खड़े रहते हैं। सच में ऐसी धूप में खड़े रहकर पेट पालना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। कब आओगे इंस्पेक्टर साहब? आज मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ी हूँ। क्या बात है, आज फिर तू यहीं? कल भी तुझे यहीं देखा था और आज भी यहीं खड़ी है। वैसे ये ठेला तो रमा का है। आज रमा कहाँ मर गई? और तू कौन है? रमा की क्या लगती है? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो घर पर है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं ठेले पर बैठ गई। ओ तो तू उसकी बहन है। कंबत ने कभी बताया ही नहीं कि उसकी इतनी खूबसूरत बहन भी है। रुक जरा, बाइक साइड में लगा के आता हूं, फिर आराम से तसल्ली से बात करेंगे। सच कहूं तू बहुत प्यारी लग रही है। और बता, तेरी शादी वादी हुई या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुई। अच्छा, मेरी भी नहीं हुई। मुझसे शादी करेगी? नहीं, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। अरे जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर छोड़ो ये सब फालतू बातें। मेरे लिए थोड़े फल पैक कर दे। 2 किलो बढ़िया सेब कर दे और 2 किलो संतरे पैक कर दे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपके लिए फल पैक कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक फलों के पैसे तो दिए ही नहीं। कौन से पैसे? ए लड़की, मैं तो रोज यहाँ से ऐसे ही फल लेकर जाता हूँ। अपनी उस बहन से जाकर पूछ लेना, वो तो मुझसे कभी पैसे नहीं मांगती। और तू ज्यादा जुबान मत चला मेरे सामने, समझी? मेरे सामने ज्यादा जुबान चलाएगी। बहुत जुबान चला रही हूँ मैं तुम्हारे सामने। तुमने एक महिला पर हाथ उठाकर आज बहुत बड़ी गलती कर दी है इंस्पेक्टर। तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि तुमने आज किस पर हाथ उठाया है। इसका जो खौफनाक अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना, वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा। अबे तू क्या समझती है खुद को? कोई इलाके की कलेक्टर है या मंत्री है? तेरी इतनी होकर तू मुझे आग दिखा रही है? हाँ, मैं वो हूँ जो तुम्हें सबक सिखाएगी। बकवास बंद कर, चल अब। तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो इंस्पेक्टर। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तुमने जो ये गुंडागर्दी की है उसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तेरी इतनी औकात? तू एक मामूली ठेले पर फल बेचने वाली सड़क छाप औरत और मैं इस पूरे इलाके का थानेदार। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद कर सकता हूं। अगर एक लफ्ज भी ज्यादा जुबान चलाई ना तो उल्टा तुझे ही झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा दूंगा। और सुन, तुझे मेरी रिपोर्ट करनी है ना, तो जा किसी भी थाने में चली जा। मेरा नाम इंस्पेक्टर बलराज है। तू मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब मैं जा रहा हूं, तुझसे जो उखड़े उखाड़ लेना। इंस्पेक्टर, तुझे वाकई अंदाजा नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। तेरा तो मैं वो हाल करूंगी कि तू किसी गरीब पर हाथ उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। बहन, अब तुम अपना ठेला संभालो। आहा, अब मैं इस इंस्पेक्टर को जिंदगी भर का सबक सिखाती हूँ। वो इंस्पेक्टर इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रहा था कि किसी भी थाने में मेरी रिपोर्ट कर देना, जो करना हो कर लेना। उसकी आंखों में कानून का बिल्कुल भी डर नहीं था। इसका मतलब साफ है, इसके ऊपर जरूर किसी बड़े अधिकारी का हाथ है। अब मुझे सीधा पुलिस स्टेशन जाकर इस पूरी सच्चाई का पता करना ही होगा, लेकिन वहां एक पावरफुल एसपी बनकर नहीं, बल्कि एक आम बेबस महिला बनकर जाना होगा।
सुनिए, मुझे एसएगो साहब से मिलना है। अंदर कैबिन में बैठे हैं। कौन हो तुम और क्या काम है? सर, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। रिपोर्ट लिखवानी है तो बाहर कांस्टेबल और इंस्पेक्टर बैठे तो हैं, जाकर उनसे लिखवा लो। मामला बहुत सीरियस है सर, इसलिए मैं सीधा आपके पास आई हूं। ठीक है, बताओ क्या मामला है, लेकिन उससे पहले यहां का नियम समझ लो। इस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवानी है तो 5,000 रुपए खर्चा पानी देना पड़ेगा। पैसे लाई हो तो निकालो, वरना समय बर्बाद मत करो। रिपोर्ट लिखवाने के लिए पैसे? जरा मुझे भी बताइए, कानून की किस किताब में लिखा है कि इंसाफ खरीदने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? बहुत सवाल पूछ रही हो। यहां कानून की किताब नहीं, हमारा नियम चलता है। जो पैसे देता है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, जो नहीं देता उसका कोई काम नहीं होता। ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आप खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं? आपको जरा भी डर नहीं कि एक दिन इसी रिश्वतखोरी की वजह से आपकी वर्दी उतर सकती है? वर्दी उतरने का डर मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। डर हमें? यहां सालों से यही चल रहा है। पैसे दोगी तो रिपोर्ट लिखी जाएगी, नहीं दोगी तो दरवाजा खुला है, जा सकती हो। ठीक है, ये लीजिए आपके 5,000 रुपए। अब मुझे भी देखना है कि इस थाने में कानून बिकता कैसे है। शांत रहिए, सब कुछ संभाल लेंगे। देखती हूं। सर, ये लीजिए। अच्छा, अब बात बनी। बताओ, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? रिपोर्ट लिखनी है इंस्पेक्टर बलराज के खिलाफ। वही इंस्पेक्टर जो रोज एक गरीब महिला के ठेले से बिना पैसे दिए फल उठा ले जाता है। जब वो महिला अपने मेहनत के पैसे मांगती है तो बलराज उसे धमकाता है, उसका ठेला जब्त करवाने की धमकी देता है और अपनी वर्दी का रौब दिखाकर उसे चुप करा देता है। और आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूं। क्या कहा? इंस्पेक्टर बलराज के खिलाफ? तुम्हें शायद पता नहीं है कि वो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं। जी सर, लेकिन मेरी शिकायत सुन लीजिए। और फिर अगर कोई गरीब आदमी या दुकानदार थोड़ा बहुत सामान दे भी दे तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? पुलिस वालों के लिए इतना तो चलता है। हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए ये सब कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत लेना देना तो चलता रहता है, आखिर वर्दी का भी कुछ रुतबा होता है। इतना सुनते ही अवनी के मन में चल रही आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब उसे समझ आ चुका था कि समस्या किसी एक इंस्पेक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की थी। बस अब बहुत हो चुका। भ्रष्टाचार की ये दीमक इस सिस्टम को खोखला कर चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इस गंदगी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। एसओ साहब, मुझे ये महिला जानी पहचानी लग रही है। मैंने इसे मंडी में देखा था। ये एक फल वाले ठेले के पास खड़ी थी। हाँ, अब याद आया। मेरी इसकी वहां बहस भी हुई थी। ये बार बार सवाल पूछ रही थी और मुझे कानून सिखाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ? मैंने साफ कह दिया। ये महिला मेरे पास भी आई थी आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने। क्या क्या मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई थी ये? हाँ साहब, यही बात है। लेकिन अब एक बात मेरी समझ से बाहर है। कल तक ये एक आम महिला की तरह घूम रही थी और आज पुलिस की वर्दी में हमारे सामने खड़ी है। आखिर ये महिला है कौन? आखिर इसकी असली पहचान क्या है? मैडम, एक मिनट। आप आखिर हैं कौन? मुझे यकीन है मैंने आपको कल इसी थाने में देखा था। आप रिपोर्ट लिखवाने आई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल सही पहचाना तुमने। कल मैं ही यहाँ एक आम महिला बनकर आई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल तुम एक साधारण महिला थी और आज पुलिस की वर्दी में हमारे सामने खड़ी हो। क्योंकि कल मैं तुम्हारी सच्चाई जानने आई थी और आज तुम्हें तुम्हारे कर्मों का हिसाब देने आई हूँ। ध्यान से सुन लो, मेरा नाम आयुषी वर्मा है और मैं इस जिले की नई पुलिस अधीक्षक एसपी आयुषी वर्मा हूँ। अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, कैसे तुम दोनों गरीब और मजबूर लोगों को डराते हो, उनसे रिश्वत वसूलते हो और कानून की रक्षा करने के बजाय कानून का सौदा करते हो। तुमने वर्दी को सम्मान का प्रतीक नहीं रहने दिया, तुमने इसे भ्रष्टाचार और अत्याचार का हथियार बना दिया। माफ कर दीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
हमसे जो भी हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। मैडम, हम अपनी गलती मानते हैं, बस एक मौका दे दीजिए, हम खुद को बदल देंगे। चुप, बिल्कुल चुप। तुम दोनों अभी भी इसे गलती कह रहे हो। ये गलती नहीं, कानून के खिलाफ किया गया अपराध है। गलती वह होती है जो अनजाने में हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने जो किया है वो जानबूझकर किया गया अत्याचार है। तुमने गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया, उनकी मेहनत की कमाई छीनी और वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। तुमने सिर्फ अपने पद को कलंकित नहीं किया, बल्कि पूरे पुलिस विभाग का सिर शर्म से झुका दिया है। अगर आज तुम्हें छोड़ दिया गया तो कल तुम किसी और गरीब को सताओगे, किसी और बेबस इंसान का हक छीनोगे। मैं एसपी आयुषी वर्मा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश देती हूँ कि इंस्पेक्टर संजय राणा और एसएचओ हितेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इन दोनों के खिलाफ विभागीय जांच तुरंत शुरू की जाए और जांच की पूरी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मेरी टेबल पर प्रस्तुत की जाए। यहां मौजूद हर पुलिसकर्मी ध्यान से सुन ले। आज के बाद इस थाने में किसी गरीब, मजदूर, दूर किसान या मजबूर इंसान का शोषण नहीं होगा। जो वर्दी जनता की सुरक्षा के लिए दी गई है, उसका इस्तेमाल किसी को डराने, धमकाने या लूटने के लिए नहीं किया जाएगा। और याद रखो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, अगर वो कानून से ऊपर उठने की कोशिश करेगा तो उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। मैडम, हम जानते हैं कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। सच कहूं तो हम माफी के भी लायक नहीं हैं, लेकिन कृपया हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैडम, हम अपनी हर गलती स्वीकार करते हैं। हम वादा करते हैं कि आज के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों अभी अपनी करतूतों को गलती कह रहे हो। ध्यान से सुनो, ये गलती नहीं, गुनाह है, और गुनाह की सजा होती है माफी नहीं। तुमने सिर्फ एक गरीब और बेबस महिला पर अत्याचार नहीं किया, बल्कि कानून की ताकत का दुरुपयोग करके इंसानियत को शर्मसार किया है। और सबसे बड़ी बात, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया। उस समय तुम्हें यह नहीं पता था कि मैं कौन हूं, लेकिन इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि कानून की नजर में हर नागरिक बराबर होता है, चाहे वो आम इंसान हो या जिले की एसपी। तुमने सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं किया, बल्कि उस कानून का अपमान किया जिसकी रक्षा करने की शपथ तुमने ली थी। अगर आज मैं तुम्हें छोड़ दूं तो कल तुम किसी और गरीब को सताओगे, किसी और मजबूर का हक छीनोगे। याद रखो, कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों और न्याय से चलता है। कानून तुम्हें माफ नहीं करता और आज मैं भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, वर्दी पहन लेने से कोई भगवान नहीं बन जाता। वर्दी सम्मान देती है, लेकिन अगर उसी वर्दी में रहकर कोई गुनाह करेगा तो यही वर्दी उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का कारण भी बनेगी। पद की ताकत का इस्तेमाल जनता की सेवा के लिए किया जाता है, जनता को डराने के लिए नहीं। और आज के बाद अगर इस थाने में किसी भी व्यक्ति ने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या जनता के साथ बदसलूकी की, तो याद रखना, उससे बुरा उसका कोई दुश्मन नहीं होगा जितनी सख्त मैं साबित होंगी। अब से हर पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाएगा। यही मेरा आदेश है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे दिल की एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे समाज में अक्सर लोग पद, ताकत और रुतबे को अपनी पहचान समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है कि पद दिखावे की चीज नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। जितना बड़ा पद होता है, उतनी ही बड़ी जवाबदेही भी होती है। वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं कि हम लोगों पर हुकूमत करें, उन्हें डराएं या अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करें। इस वर्दी का असली मतलब है जनता की रक्षा करना, कमजोरों को सहारा देना और हर नागरिक को न्याय दिलाना। जब कानून की रक्षा करने वाले लोग ही कानून तोड़ने लगते हैं, तब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा समाज खतरे में पड़ जाता है। लेकिन जब यही वर्दी ईमानदारी, निष्ठा और साहस के साथ खड़ी होती है, तब सबसे बड़ा अपराधी भी कानून के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। याद रखिए, न्याय की ताकत किसी हथियार से नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से पैदा होती है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कभी आसान नहीं होता। जब आप सच बोलते हैं तो आपको डराया जाता है, दबाव बनाया जाता है और कई बार आपको अकेला महसूस कराया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने लाया है जिन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अगर आप अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं तो अन्याय करने वालों का हौसला और बढ़ जाता है। लेकिन जिस दिन आम इंसान अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लेता है, उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो जाती है। आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी कमजोर मत समझिए। एक ईमानदार नागरिक पूरे सिस्टम को बदलने की ताकत रखता है, इसलिए डरिए मत, झुकिए मत और अपने अधिकारों के लिए हमेशा आवाज उठाइए। आज इस मंच से मैं आप सभी से एक वादा करती हूँ, जब तक मैं इस जिले में हूँ, किसी गरीब की आवाज को दबाने की हिम्मत कोई नहीं करेगा।
किसी मजदूर, किसान, महिला या मजबूर इंसान का हक अब कोई नहीं छीन पाएगा। और अगर कोई व्यक्ति, चाहे वह वर्दी में हो या बिना वर्दी के, खुद को कानून से ऊपर समझने की गलती करेगा तो उसे याद रखना होगा कि कानून के सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। न्याय की कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं, संविधान की होती है और संविधान के सामने सब बराबर है। एक मजबूत समाज डर से नहीं, भरोसे से बनता है। मैं नहीं चाहती कि आप पुलिस को देखकर मैं चाहती हूँ कि आप पुलिस को देखकर सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि ये वर्दी किसी पर रौब जमाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए बनाई गई है। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जब तक ये वर्दी मेरे कंधों पर है, इस जिले में अन्याय करने वालों की एक नहीं चलेगी। सच और न्याय की लड़ाई मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जीत हमेशा सच की ही होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, संवाद काल्पनिक है। कृपया इसे कहानी रूप में ही देखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।